हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिहाज ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो हमारा था केल्विन और सेल्सियस और उनके फॉर्मूलाज के बारे में। ये वीडियो हमारा होने वाला है सेल के बारे में। व्हाट इज़ द सेल, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज़ द स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स ऑर्गेनेल्स दैट अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द होल सेल। ऑलराइट, सो देखते हैं व्हाट इज़ द सेल। तो डेफिनेशन हमको पता है सेल की, दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई इज दैट सो? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले इसका रीज़न, तो जो सेल रहता है वो हमारी पीशी रहती है, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रहती है, जो माइक्रोस्कोप से दिखती है। नाउ व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं आपको दिखाने वाला टिपिकल सेल की डायग्राम। जो आप यहाँ देख पा रहे हो वो है एक टिपिकल सेल की डायग्राम। इसमें आपको हर चीज़ दिखेगी। सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल ऑर्गेनेल्स कितने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। तो दिस इज द टिपिकल सेल डायग्राम। सेल एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है, और वही एनिमल सेल में नहीं होती, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल के टाइप्स कितने हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमको पता है प्रीवियस, यानी कि जो बिफोर न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, और कम्प्लीटली अरेंज सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक मैक्सिमम यूनिसेलुलर रहते हैं। जान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स मॉडर्न सेल्स कहे जाते हैं, यानी कि इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों सेल्स आते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ये सब प्रेजेंट रहती है। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीट मॉडर्न सेल बन जाता है, और इसी को अपन यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसकी बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की कॉर्क के अंदर। कॉर्क आपको पता होगा कि कॉर्क क्या है। जो वाइन की बोतल के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा आता है, उसको कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क के स्लाइस को जब उसने कट किया, और जो सेल्फ मेड उसका माइक्रोस्कोप था जो उसने खुद बनाया था रॉबर्ट हुक ने, उसके अंदर देखने पर उसको पता चला कि वो एक हनीकॉम्ब में स्ट्रक्चर से दिखते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे रहता है। जान लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स, नाउ सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जो सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर्ली, उसके हर एक फंक्शन को मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चर्स ये सब कुछ मेंटेन करते हैं, उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी रहती है। जो सेल की आउटर कवरिंग रहती है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो सेलेक्टिवली परमिएबल रहता है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि वो इन एंड आउट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स करता है। जैसे जो अपने को मटेरियल चाहिए वो आउटर इन्वायरमेंट से अंदर आने देता है, और जो नहीं चाहिए उसको बाहर ही रखता है। ये जो सेल से बाहर भेजना है वो एंट्री एंड एग्जिट का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। आप इसको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक छोटी सी ट्यूब भी है जो इन एंड आउट का वहाँ पे काम करती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल विच मेंटेन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को साइटोप्लाज्म समझ में नहीं आता कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म, सपोज ये सेल है, ये है सेल के ऑर्गेनेल्स, एंड जो इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो यानी कि सेल, और प्लाज्म यानी कि वाटर और लिक्विड लाइक सब्सटेंस। तो सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है।
एज आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक कंप्लीट सराउंडिंग। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है? जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, वैसे ही सेल का कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। सेल का जो कंट्रोल सेंटर रहता है वो रहता है उसका न्यूक्लियस। इस डायग्राम में आपको दिखाई जा रहा होगा कि जो न्यूक्लियस है, अब उसकी जो ऊपर की परत है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और एक अंदर एक और सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ अब हमको पता है कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोलस रहता है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या रहता है? अपने को पता है कि जो न्यूक्लियस रहता है वही रिस्पॉन्सिबल रहता है एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम्स, जीन्स है, उनको आगे पास करने के लिए। इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहते हैं, और डीएनए का एक सेगमेंट यानी कि जीन रहता है जो आने वाली पीढ़ी, इनहेरिटेंस ऑफ अदर जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब जान पा रहे हो आप कि न्यूक्लियस के अंदर कितना कुछ रहता है। तो आगे इसके बढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के बाद क्या आता है। न्यूक्लियस से सेम अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस डायग्राम में जैसे आपको शो हो रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है, और ये इसमें 2 तरीके दिख रहे होंगे आपको डायग्राम के अंदर। तो एक्चुअली क्या रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? 2 तरीके के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे आपको दाने दिखाई दे रहे होंगे जिसको राइबोसोम्स कहा जाता है। जो इस पर राइबोसोम्स लगे हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स नहीं रहते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? मैंने आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। नाउ ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैंने इस पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आने वाले को 1-2 दिन में बना के इस पर अपलोड करूँगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए।